दयाशंकर जी, ये जो आपने किताब लिखी है, मैं बहुत एक चीज जिसमें मैं बहुत खुद इंटरेस्टेड हूँ। और ये किताब, पहला चैप्टर उसी चीज से शुरू होता है। वो साल है 2011, 12 और 13 का, जिसको हम लोग अन्ना आंदोलन के नाम से जानते हैं। हमारे दर्शकों के लिए ये समझाइए, अन्ना आंदोलन था क्या, किस पे ये बेस था, इसके पीछे पावर्स कौन थे? क्योंकि आजकल जो भी हो रहा है, बेसिक जो सीड है इसका, जो एक सीड इस चीज का बना हुआ है देश में पिछले 10 सालों से, अगर हम इसकी हिस्ट्री देखें, दिस ऑल गोज बैक टू 2011, 12 एंड 13। और दिल्ली भी आपने इस अपनी पुस्तक में, जो आपका जो पहला चैप्टर है, उसका नाम भी दिल्ली ही आपने रखा है। तो पहले दिल्ली से ही शुरू करते हैं, 2011 में हुआ क्या था? जी, सबसे पहले आपका शुक्रिया मुझे इस कार्यक्रम में बुलाने के लिए। और ऐसे एक वक्त में जहां जो दिल्ली का, जिसको हम मुख्य धारा का मीडिया कहते हैं, जिसको मेन स्ट्रीम मीडिया कहते हैं, उसने लगभग इस किताब का और मेरा बहिष्कार किया हुआ है। नवंबर में ये किताब आई और उसके बाद मैंने मतलब किताब के पहले ही मैंने इस्तीफा दिया, क्योंकि कंपनी ने बिल्कुल इस बात को कंपनी सुनने को तैयार नहीं थी कि कैसे विपक्ष पर आप कोई किताब लिख सकते हैं, या कैसे कोई एक किताब हो सकती है जिसमें 10 साल के बीते बीते 10 साल के सारे लगभग लगभग ब्यौरे इसमें किताब में हैं। तो जो जैसा आपने सवाल किया कि दिल्ली इसका नाम है और आखिर 2011 से इसका क्या कनेक्शन है, तो मैं बताना चाहूंगा कि इसका कनेक्शन 2004 से है। 2004 के पहले अगर आप देखें तो इंडिया शाइनिंग की एक बहार थी। आपको याद होगा, हमारे दर्शकों को याद होगा कि कैसे इंडिया शाइनिंग का नारा था, और प्रोपेगेंडा और लगातार मीडिया बताने की कोशिश कर रहा था कि कैसे अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार वापस सत्ता में आ रही है। लेकिन हमने देखा कि 2004 में क्या हुआ, और उसके बाद हमने देखा कि 2009 में क्या हुआ। तो उस वक्त जब 2009 में बीजेपी की सरकार नहीं बन पाती है, और फिर 2014 तक जाहिर है कि कांग्रेस और गठबंधन के सहयोगियों की सरकार तय हो जाती है, तो फिर एक एक आरएसएस यहाँ भूमिका में आता है। और ये तय होता है कि कैसे पहले दिल्ली पर कब्जा किया जाए। दिल्ली से यहाँ पर आशय है कि दिल्ली सरकार में, क्योंकि आपको याद होगा कि शीला दीक्षित लगातार 15 साल से उनकी सरकार थी, और बीजेपी उनको टस से मस नहीं कर पा रही थी। तो दो चीजें एक साथ आती हैं कि कुछ ऐसा सोचा, कुछ ऐसी चीज की जाए जो सीधे सीधे राजनीतिक ना होकर भी राजनीतिक हो। तो राजनीति में जब आप सीधा मुकाबला किसी का नहीं कर पाते हैं, तो फिर षड्यंत्र शुरू होते हैं, साजिश शुरू होती है, और जिसको हम कहते हैं कि पीठ पर आप छुरा घोंपने की कोशिश करते हैं। राजतंत्रों में इसकी कहानियां हमको देखने को मिलती है ना, कि जैसे अशोक का समय है, या दूसरे राजाओं का समय है, या बादशाहों का समय है, कि कैसे सत्ता पर काबिज होने के लिए आप हर तरह से लड़ते हैं। लेकिन लोकतंत्र का ये रिवाज नहीं है। तो ये अ, जब ये तय होता है कि अब 2014 तक ये सरकार चलेगी, और दिल्ली में आप शीला दीक्षित को नहीं हरा पा रहे हैं, तो ये दिल्ली चैप्टर में आपको सिलसिलेवार तरीके से दिखाई देता है कि आरएसएस कैसे मुख्य भूमिका में आता है, और वो कैसे अन्ना हजारे की, मैं कहूंगा, खोज करके लाते हैं। अन्ना ने नहीं कुछ खोजा है, आरएसएस ने खोजा है। और आरएसएस खोज करता है अन्ना हजारे की, और फिर वहां से शुरू होता है इंडिया अगेंस्ट मूवमेंट। और आप देखें कि कैसी कैसी फिल्में बन रही हैं। दानिश साहब, आपको याद होगा एक फिल्म आई थी रंग दे बसंती। ये ठीक उसके पहले की फिल्म थी, कि कैसे चारों तरफ एक वातावरण बनाया गया, कि कैसे आप देखें कि मिग विमान गिर जाते हैं, और उसके बाद कैसे एक पटकथाएं रची रची जाती हैं, जिसमें बताया जाता है कि सब कुछ कैसा देश में गड़बड़ चल रहा है। अभी कुछ समय पहले हमने देखा है कि कैसे विमान गिरे हैं,
अलग अलग घटनाएं हुई हैं, लेकिन चूंकि मीडिया गोदी मीडिया है तो वो सवाल ही कहीं पर नहीं करते हुए हमको नजर आ रहा है कि सरकार में कुछ गड़बड़ चल रहा है। तो ये जो इंडिया अगेंस्ट करप्शन था, यहाँ से अन्ना हजारे आते हैं और बाकी सब लोग जुड़ के एक एक करके आना शुरू होते हैं, और एक श्रृंखला शुरू होती है। फिर विनोद राय आपको याद होगा आते हैं, जो उस वक्त कैग के प्रमुख थे। मैं यही जी चीज आपसे जी। पूछना चाह रहा हूँ। आप बोल रहे हैं कि हम्म, आरएसएस ने 2004 से ही इस चीज पे काम करना शुरू कर दिया था और 2011-12 हम्म, में उसके हमने नताइज देख लिए। जी। मैं यही हम्म, कहना आपको चाह रहा हूँ, मगर उसमें हमने अन्ना हजारे मूवमेंट में बहुत से सिविल सोसाइटी मेंबर्स देखे, बहुत जी। हाईएस्ट पेडेस्टल पे जो थे सिविल सोसाइटी मेंबर्स, वो भी इस मूवमेंट का हिस्सा बने। क्या वो भी जी बैक्ड बाय आरएसएस थे? देखिए, अब उसके लिए थोड़ा दर्शकों को धैर्य रखना पड़ेगा, और इस किताब में सिलसिलेवार तरीके से है। और आप देखें कि कैसे योगेंद्र यादव ने उसके लिए माफी मांगी है। आपको याद होगा, योगेंद्र यादव प्रमुख चेहरा है भारत में सिविल सोसाइटी का, और उन्होंने कहा कि वो आम आदमी पार्टी का मेंबर होने पर शर्मिंदा हैं, या एक तरीके के उस ट्रैप में थे जिसमें पीछे कुछ और था, सामने कुछ और था। तो और इसी तरीके से आप देखें कि दिल्ली यूनिवर्सिटी के बेहद प्रतिष्ठित प्रोफेसर आनंद कुमार जैसे लोग थे। तो उस वक्त तो आप देखें कि दिल्ली में कौन लोग इसके फ्रंट पर हैं। और अन्ना हजारे जब पूरा भ्रष्टाचार का मामला लेकर के आते हैं, तो दूसरी पार्टियां भी आती हैं जो कांग्रेस का विरोध कर रहे हैं। लेकिन उस वक्त उन लोगों को ये बात समझ में नहीं आती कि इसका इसका एजेंडा क्या हो सकता है, या कैसे एक तरीके से एक चुनी हुई सरकार को ब्लैकमेल करने की कोशिश हो रही है दयाशंकर जी, उस वक्त में। दयाशंकर जी, जी। दयाशंकर जी, मैंने कहीं पे ये पढ़ा है, जी हालांकि इस चीज का जिक्र आपकी इस किताब में नहीं है, मगर कहीं पे जी। मैंने पढ़ा है ये जो अन्ना मूवमेंट था, जो अमेरिका हम्म, में सिलिकॉन वैली है, जहां पे हम्म, ज्यादातर इंडियंस, जो वहां पे कंपनीज या फर्म्स हैं, वो हेडेड बाय जी इंडियंस है। वहां से ये हम्म, बेसिकली सब कुछ चला था, जो इनको फंड जी किया गया था, जो पैसा दिया गया था इस अन्ना जी। मूवमेंट को हम्म, 2-2.5 साल के लिए सस्टेन करने के लिए। हम्म, उनका क्या, जो बिल्कुल। बाहर की ताकतें हैं, उनका क्या रोल रहा है देश में मुदाखलत करने की? जी इस बारे में देखिए, अलग अलग अभी कुछ वक्त पहले हमने देखा कि एक फोर्ड फाउंडेशन की रिपोर्ट भी अमेरिका में सामने आई, जिसमें कहा गया था कि भ्रष्टाचार के मूवमेंट के लिए वहां से फंड किया जा रहा है। हालांकि ये सब चीजें बहुत पुष्ट रूप में सामने एक स्वतंत्र पत्रकार के लिए लेके आ पाना मुश्किल है, क्योंकि कभी उसका कोई ऐतिहासिक डेटा उस तरीके से नहीं आएगा कि है। वो आपको कड़ियां अगर आप जोड़ेंगे तो जो आप बात कह रहे हैं लगभग इस तरफ चीजें इशारा करती हैं। इस किताब में एक जिक्र है कि और वो पत्रकार भाषा सिंह की किताब से इसमें लिया गया है, और भी दूसरे संदर्भों के हवाले से लिखा गया है कि कैसे अन्ना हजारे के आंदोलन और दक्षिणपंथी राजनीति और दक्षिणपंथी कॉरपोरेट, वही बात जो आप कह रहे हैं, के अभूतपूर्व मिलन का पूरा ये मामला था। और जिस तरीके से कॉरपोरेट घरानों ने अपने कर्मचारियों को रामलीला मैदान जाने की छूट दी, बसें मुहैया कराई, आधे दिन की छुट्टी थी, उससे भी उनका वैचारिक कनेक्शन उनको जाहिर होता है। और सबसे महत्वपूर्ण बात इसमें अगर आप देखें तो प्रशांत भूषण, उस वक्त तक अन्ना हजारे से ज्यादा कहीं प्रतिष्ठा हिंदी पट्टी में, उत्तर भारत में इन तीन लोगों की थी: योगेंद्र यादव, प्रोफेसर आनंद कुमार, और वकील आपके वरिष्ठ वकील प्रशांत भूषण, उनके पिता शांति भूषण। और प्रशांत भूषण लगातार उसका चेहरा रहते हैं। प्रशांत भूषण ने 16 दिसंबर 2020 को इंडिया टुडे के वरिष्ठ पत्रकार राजदीप सरदेसाई को एक इंटरव्यू में कहा था, मैं उनके शब्द इस्तेमाल कर रहा हूं जो उन्होंने कहा था अक्षरशः, अन्ना हजारे आंदोलन को आरएसएस और बीजेपी का समर्थन हासिल था। और और प्रशांत भूषण अपने बारे में कह रहे हैं, उन्हें इस बात का अफसोस जिंदगी भर रहेगा कि वह इसको समझ नहीं पाए। तो आप देखें कि प्रशांत भूषण जैसे लोग जो जानकार हैं,
तमाम चीजों को जानते थे, और उनकी छवि एक ऐसे, एक वकील से ज्यादा एक ऐसे कार्यकर्ता के रूप में है जो हर तरीके की जानकारियों से लैस है। कानूनी कार्यकर्ता हम कहें, या देश में लोकतंत्र की पैरवी करने वाले लोगों में से कहें, जो बहुत जागरूक हैं, जो हर तरीके के, मैं कहूंगा कि जिनको आप कह सकते हैं कि उनके पास हर तरीके का विजडम है। जब वो लोग इसके झांसे में आ जाते हैं तो आम आदमी का हम क्या करें। देश भर से जनता को लगता है कि भ्रष्टाचार से अन्ना हजारे लड़ रहे हैं। तो ये मैंने जो आपको बात की, ये प्रशांत भूषण की बात बताई। इसके अलावा इस किताब में 33 नंबर पेज पर आप देखेंगे कि मोहन भागवत का दावा है, और कारवा मैगजीन ने 2017 में अपनी कवर स्टोरी में बहुत सिलसिलेवार तरीके से बताया था कि कैसे कड़ियां जुड़ती हैं एक एक करके, कैसे राष्ट्रीय सुरक्षा कला सलाहकार जो इस वक्त हैं अजीत डोभाल और बीजेपी कैसे इसको बैकअप करने में मदद कर रहे थे। कैसे 2011 में काले धन पर एक सेमिनार होता है, ब्लैक मनी पर, और उसे डोभाल और आजकल जो अक्सर चर्चा में रहते हैं एस गुरुमूर्ति के अलावा रामदेव, अरविंद केजरीवाल, सुब्रमण्यम स्वामी, किरण बेदी और गोविंदाचार्य भी थे। ये पूरा का पूरा, इसका जो पूरा का पूरा बैकएंड था वो आरएसएस से समर्थित था और हर तरीके से पोषित था। जब हम आरएसएस की भूमिका को समझ जाएंगे तो हम ये समझ जाएंगे कि जैसे आपने जो कहा कि अमेरिका से सपोर्ट था या दूसरी जगहों से सपोर्ट था, तो आप समझ सकते हैं कि आरएसएस को इतनी ज्यादा फंडिंग कैसे हो रही है, और कैसे जब आरएसएस किसी चीज का समर्थन करता है तो उसके लिए साधन जुटा पाना आसान हो जाता है। जी। दयाशंकर जी, ये मैं जानना चाहता हूं, अगर केजरीवाल भी इन्हीं के साथ था तो आज इन्होंने केजरीवाल को अरेस्ट क्यों किया है? ये एक जरूरी और राजनीतिक सवाल है। अ, मुझे लगता है इस किताब को आप जब पाठक हमारे पढ़ें देखें तो समझ जाएंगे। आज केजरीवाल को अरेस्ट उन्होंने इसलिए किया क्योंकि वो समझ रहे थे कि केजरीवाल उनके नियंत्रण में रहें। आप मेरी बात में दोबारा से दोहराना चाहूंगा, केजरीवाल को इन केजरीवाल इसके सबसे बड़े लाभार्थी थे। जैसे इसके दूसरे लाभार्थी हैं, जैसे रामदेव हैं, जैसे आप देखें किरण बेदी हैं, जैसे सुब्रमण्य, ये दूसरे मतलब आरएसएस और बीजेपी के दूसरे जो बड़े हिस्सेदार थे, वो लोग थे। मीडिया का एक बहुत बड़ा हिस्सा था। लेकिन केजरीवाल जब दिल्ली की सत्ता में एक बार काबिज हो जाते हैं तो आप देखें कि शुरुआती शुरुआती वक्त को जरा देखने की कोशिश कीजिए, याद करने की कोशिश कीजिए। केजरीवाल शुरू में कैसे मोदी के साथ कदम ताल करते हुए नजर आते हैं। उनको खांसी हो रही है, उनकी दवा बता रहे हैं, प्रधानमंत्री बता रहे हैं, प्रधानमंत्री के साथ वो बातचीत कर रहे हैं और कह रहे हैं कि आप दिल्ली संभालिए, माफ कीजिए, वो कह रहे हैं कि आप देश संभालिए और हम दिल्ली संभालेंगे। आपको दर्शकों को वो तस्वीरें याद होंगी जो अखबारों के पहले पन्ने पर छप रही हैं। और एक जगह हम देखते हैं कि अरविंद केजरीवाल चुनाव लड़ने जरूर जाते हैं प्रधानमंत्री के खिलाफ, लेकिन वो अपनी छवि को एक तरीके से देशव्यापी करने की कोशिशें हैं, और उससे प्रधानमंत्री को कोई नुकसान नहीं होता है, बल्कि विपक्ष कमतर आपको दिखाई देता है। तो नंबर 1 पर वो दिखाई देते हैं, नंबर 2 पर वो दिखाई देते हैं। लेकिन जब दिल्ली के अलावा पंजाब में भी आम आदमी पार्टी जाना शुरू करती है, जब गुजरात में जाना शुरू करती है, और आप देखें कि मध्य प्रदेश में तो अभी पहुंचे हैं, लेकिन गुजरात और पंजाब में जब जाना शुरू करते हैं, वहां से दोनों पार्टियों के बीच के अगर बयानों को सिलसिलेवार तरीके से देखेंगे तो समझ में आता है कि वहां से दरारें बढ़ने लगती हैं, और कैसे फिर बीजेपी उसी तरीके की गतिविधियों को बढ़ावा देती है, या उसी तरीके से आगे बढ़ती हुई नजर आती है जैसे वो अन्य विपक्षी पार्टियों के साथ जिस तरीके का उनका रवैया है। आप देखें कि जो जो कांग्रेस जो जो बीजेपी के साथ गया उसकी उन पार्टियों का क्या हुआ, शिवसेना का क्या हुआ, जेडीयू का क्या होते होते बचा, हम सब जानते हैं। नहीं, आपने देखा कि किस तरीके से जेडीयू एक बार आती है, फिर दोबारा आती है बीजेपी के साथ। जी। दयाशंकर जी, अब आपकी किताब की ही बात कर लेते हैं। मुझे ये जी। समझाइए,
राहुल गांधी ही क्यों? क्यों आपने राहुल गांधी को चुना इस किताब का, इस पुस्तक का प्रोटैगनिस्ट? क्यों? जी, राहुल गांधी इस किताब के कवर पर जरूर हैं दानिश साहब, लेकिन आप देखें कि तीन महत्वपूर्ण बातें हैं जो राहुल गांधी जितनी ही महत्वपूर्ण हैं: सांप्रदायिकता, दुष्प्रचार और तानाशाही। अभी कुछ समय पहले आपने देखा कि ध्रुव राठी का एक वीडियो आया, बहुत अच्छे से उन्होंने एक्सप्लेन किया तानाशाही को लेकर। लेकिन ये किताब नवंबर में आई है और इसके कवर पेज पर है तानाशाही। तो इस किताब के कवर पेज पर राहुल गांधी हैं, इसलिए हैं क्योंकि राहुल गांधी सांप्रदायिकता को खुली चुनौती दे रहे हैं। आप देखें भारत जोड़ो यात्रा के केंद्र में क्या है। भारत जोड़ो यात्रा के केंद्र में है सांप्रदायिकता। वो 20 करोड़ लोग जिनको बीजेपी ने देश का नागरिक मानने से लगभग इनकार कर दिया है, जिनकी राह में बीजेपी हर दिन नए नए रोड़े अटका रही है। ये जो नागरिकता कानून है, उससे आखिर किस आधार पर आप मुसलमानों को बाहर करते हैं? इन मुद्दों पर देश भर में कोई दूसरा नेता नहीं है। कुछ टुकड़े टुकड़े, मतलब कुछ हिस्से हिस्से में आपको लोग संघर्ष करते हुए नजर आते हैं। जैसे बिहार में तेजस्वी हैं, जैसे अखिलेश यादव हैं उत्तर प्रदेश में। लेकिन एक ऐसा नेता जो अखिल भारतीय स्तर पर उस कौमी एकता को मजबूत करने के लिए काम कर रहा हो, जो नेहरू, गांधी और अंबेडकर की साझी विरासत है, तो वो राहुल गांधी हैं। और आप देखें राहुल गांधी पर सबसे ज्यादा हमले 2014 से हो रहे हैं। कैसे राहुल गांधी की सदस्यता छीन ही ली गई थी आखिर, और वो सदस्यता सुप्रीम कोर्ट अगर बहाल नहीं करता तो राहुल गांधी इस वक्त सांसद भी नहीं होते। तो सांसद होने के नाते जो आपको कानूनी संरक्षण मिलते हैं वो खत्म हो जाते हैं। और मैं बहुत जिम्मेदारी से कह सकता हूं कि फिर राहुल गांधी को किसी भी तरीके से जेल में डाल देना बहुत आसान होता। क्योंकि उनकी कहीं सरकार नहीं थी, वो किसी पद पर नहीं है, सरकार राज्यों में है लेकिन वो उस भूमिका में नहीं है, तो उनको उनके खिलाफ फ्रेम करना उतना आसान नहीं होता। लेकिन फिर भी देखें कि किस तरह से बीमार सोनिया गांधी को ईडी बिठा कर रखती है, किस तरह घंटे घंटों उनसे मुलाकात, उनसे पूछताछ की जाती है। तो ये एक, अगर आप देखें कि 2014 से लेकर 2024 तक किस एक व्यक्ति पर सबसे ज्यादा हमले हुए हैं, तो वो व्यक्ति राहुल गांधी है। और किसने चुनौती दी है? बहुत सारे लोग बीजेपी और आरएसएस को अलग अलग करके देखते हैं। मैं बहुत सरलता से कहता हूं, बीजेपी की आत्मा है आरएसएस। मैं दोहराऊंगा, आरएसएस बीजेपी की आत्मा है। तो बीजेपी की यात्रा, बीजेपी जो शरीर है वो आपका, आपको इधर दिखाई देता है जब जनसंघ आता है और फिर बीजेपी आती है। लेकिन आत्मा कब है? बीजेपी का मूल क्या है? 1925 आरएसएस। और आरएसएस को चुनौती कौन देता है? आप देखें, इसके पहले भी, नेहरू के बाद आरएसएस को चुनौती अगर किसी ने दी है तो वो एकदम खुले तरीके से संघर्ष में राहुल गांधी ने दी। क्योंकि आरएसएस इतना बड़ा और इतना विशाल और इतने इतनी बड़ी क्षमता के साथ उनके समय ही प्रकट होता है। तो राहुल गांधी इस किताब के नायक इसलिए हैं क्योंकि वो सांप्रदायिकता को सीधी चुनौती देते हुए दिखाई देते हैं। चुनौती को केवल अपने शब्दों तक नहीं रखते हैं। भारत जोड़ो यात्रा पहली और भारत जोड़ो न्याय यात्रा, दोनों यात्राओं में अगर आप उनके भाषणों को देखेंगे दयाशंकर, जो इस दयाशंकर किताब में जी, बहुत दयाशंकर विस्तार जी, से हैं, क्या तो समझ आपको, पाएंगे। जी। क्या दयाशंकर जी आपको लगता है कि भारत जोड़ो यात्रा ने राहुल गांधी को चेंज किया है? जो पहली यात्रा हुई थी उससे कुछ चेंज हुई है ऑन ग्राउंड फॉर राहुल गांधी? राहुल गांधी की छवि के बारे में आप बात कर रहे हैं या राहुल गांधी को? मैं राहुल गांधी की लीडरशिप के बारे में बात कर रहा जी, मुझे लगता है कि आजाद भारत में जितनी यात्राएं हुई, पहले देखें
गांधी के जमाने में देखें, नेहरू के जमाने में देखें, तो आप देखें कि आजादी का मूल, आजादी के जो तीन चार बड़े बिंदु हैं, उनमें यात्रा बहुत है। गांधी पूरे देश में यात्रा कर रहे हैं, पूरे देश के नागरिकों को की बातों को जानने, समझने और उनके मुद्दों को इकट्ठा करने की कोशिश कर रहे हैं, उन तक पहुंचने की कोशिश कर रहे हैं। आजाद भारत में आप बताएं कि कौन सी ऐसी यात्रा हुई है, या हम समझने की कोशिश करें, जिसने देशव्यापी महत्व छोड़ा हो। तो आपको कोई भी यात्रा नजर नहीं आती है। मैं बहुत तथ्यों के साथ ये बात कह रहा हूं, और बहुत ऐतिहासिक जिम्मेदारी के साथ बात कर रहा हूं। आजादी के बाद चुनावी रैलियों को छोड़ दीजिए, चुनावी रैलियां यात्रा नहीं होती हैं, वो एक जगह पर यात्रा है, तो वो रैलियां अलग अलग हैं। लेकिन इसके अलावा केवल एक यात्रा हमको ध्यान में आती है, और वो यात्रा है अयोध्या। मैं उसको आंदोलन नहीं कहता। ये जो मीडिया है, ये आज मीडिया नहीं बदला है, ये मीडिया बदलना शुरू हो गया था जब अयोध्या की यात्रा शुरू की गई। यह वह एक धार्मिक यात्रा थी, धार्मिक उद्देश्य के लिए। लेकिन उस समय का जो मीडिया था, वो पूरे के पूरे बीजेपी और आरएसएस के प्रभाव में। मैं यहां पर जिक्र करना चाहूंगा इंडियन एक्सप्रेस का। आप देखें, हम सब 2014 से पहले इंडियन एक्सप्रेस के को पत्रकारिता में एक बहुत महत्वपूर्ण जगह देते हैं। क्यों? क्योंकि इंडियन एक्सप्रेस विपक्ष के साथ खड़ा नजर आता है ना, विपक्ष के, और विपक्ष की आवाज है, जनता की आवाज है, उन मुद्दों को सामने लाने की बात कर रहा है। लेकिन 2014 के बाद का क्या हुआ? क्या 2014 के बाद इंडियन एक्सप्रेस वो आवाज है जिस पर आप उतना भरोसा करते हैं? क्यों? क्योंकि अगर आप इंडियन एक्सप्रेस का इतिहास जानने जाएंगे, अगर आप इंडियन एक्सप्रेस को समझने जाएंगे, मैं यहाँ आपका थोड़ा सा वक्त ले रहा हूँ इस बात को समझाने के लिए, ताकि हम मीडिया की भूमिका समझ पाए। और आज इंडियन एक्सप्रेस में एक विज्ञापन है जिसको जिसको मैं दिखाना चाहूंगा। ये विज्ञापन है इंडियन एक्सप्रेस के संस्थापक रामनाथ गोयनका के बारे में। आज आज उनकी जयंती है, 18 अप्रैल को, यानी आज उनका जन्म हुआ था। और अगर आप अति इतिहास में पीछे जाएंगे, अतीत में जाएंगे, तो आपको पता चलेगा कि रामनाथ गोयनका जनसंघ के बहुत निकट थे, और जनसंघ के टिकट पर चुनाव भी लड़े थे। आज इसी कितने वजह लोग से ये बात इन्होंने जानते इंदिरा हैं? गांधी के खिलाफ ब्लैंक एडिट छाप दिए थे इमरजेंसी के टाइम। सबको जी लगा था जी कि इंडियन एक्सप्रेस जर्नलिज्म कर रहा था, जबकि बात जी यह थी कि वो जर्नलिज्म नहीं थी। जी। और नहीं, मैं थोड़ा सा आपसे इसमें असहमति बताना चाहूंगा। अगर इंदिरा गांधी ने कुछ गलत किया, अगर उन्होंने इमरजेंसी लगाई, तो ठीक है, उसका विरोध किया इंडियन एक्सप्रेस ने। लेकिन क्योंकि इंडियन एक्सप्रेस कहता है वो विपक्ष की तरह है, वो जो, देखिए, जर्नलिज्म की क्लासिकल व्याख्याएं क्या है, जर्नलिज्म का मूल काम क्या है? जर्नलिज्म विपक्ष का सहयोगी है लोकतंत्र को बचाए रखने में। जर्नलिज्म कहीं भी दुनिया के तमाम उन देशों में जहां लोकतंत्र है, वहां जर्नलिज्म सरकार के साथ नहीं है। अमेरिका में देखें आप, अमेरिका में एक तरफ युद्ध चलता है, और जर्नलिस्ट और जर्नलिज्म वकालत नहीं करता है युद्ध की, युद्ध का विरोध करता है, घोटालों को उजागर करता है। भारत में भी इंडियन एक्सप्रेस और दूसरे अखबार यही काम कर रहे थे। लेकिन जब बीजेपी सत्ता में आ जाती है, तब इंडियन एक्सप्रेस क्या करता है? अटल बिहारी वाजपेयी के समय पहली बार ये चुनौती आई कि जब सत्ता में आ जाएंगे तब क्या करेंगे। तो फिर उन्होंने तरीका निकाला कि जब सत्ता में आ जाएंगे तो कभी कभी कुछ खबरों का जिक्र हो जाएगा, कुछ नीतियों की आलोचना हो जाएगी, लेकिन वो सरकार की आलोचना नहीं होगी, वो सिस्टम की आलोचना हो जाएगी। लेकिन इंडियन एक्सप्रेस के सामने सबसे बड़ी दिक्कत तब आई जब बीजेपी 2014 में सत्ता में आई। और आप जरा देखिए और मुझे बताइए, दर्शकों को बताइए, कि 2014 से 2024 तक देश का केवल एक समूह है, इंडियन एक्सप्रेस, जहां गृह मंत्री और प्रधानमंत्री दोनों उसके कार्यक्रमों में जा रहे हैं। मैं अखबारों की बात कर रहा हूं। हिंदुस्तान का कोई भी दूसरा ऐसा समूह नहीं है जहां पर
इन दोनों लोगों की सतत उपस्थिति ना हो। इसका मतलब है, जब दूसरे अखबारों में हम कहते हैं कि वहां गृह मंत्री और प्रधानमंत्री जा रहे हैं, तो इसका मतलब वो गोदी मीडिया का हिस्सा है। लेकिन इंडियन एक्सप्रेस के बारे में लोगों को यह संदेह रहता है कि वो तो विरोध की पत्रकारिता कर रहा है, वो पत्रकारिता कर रहा है। अगर इंडियन एक्सप्रेस पत्रकारिता कर रहा होता तो अमित शाह और नरेंद्र मोदी वहां इस तरह क्यों जाते? खास तौर पर अमित शाह लगातार उनके कार्यक्रमों में क्यों जाते? जाहिर है, उनकी खबरों से, उनकी पत्रकारिता से सरकार को कोई भी कहीं भी परेशानी नहीं है। दयाशंकर जी, मैं जस्ट जी आपसे पूछना चाहता हूँ, आपकी किताब में इस चीज का जिक्र नहीं है, लेकिन मैं आपसे ये जानना चाहता हूँ और जी पूछना चाहता हूँ, क्योंकि आपने कांग्रेस और राहुल गांधी को बहुत अच्छे से पढ़ा है। जो इस किताब से, जो आपने रिसर्च की है इस किताब में, जो इस किताब से पता चलता है, ये चीज मैं आपसे जी जानना चाहता हूँ। एक पिछले 10 साल से, चाहे वो जनरल इलेक्शंस हो या असेंबली इलेक्शंस हो, कांग्रेस एक इलेक्शन के बाद दूसरा इलेक्शन और तीसरा इलेक्शन हारती जा रही है। बिना 2017 को छोड़ के और कुछ इधर उधर इक्का दुक्का स्टेट्स को छोड़ के ये कंटिन्यूअसली हारती जा रही है। इसके क्या रीजंस हैं? और क्या कांग्रेस को यह चीज समझ नहीं आती है कि दे नीड टू डू समथिंग अबाउट इट, कि वो बार बार लगातार वो इलेक्शंस हार रहे हैं? जी, आपने बहुत अच्छा सवाल पूछा। मैं एक तो कांग्रेस पार्टी को मैं मतलब एक ऑब्जर्वर की नजर से ही मैं देख सकता हूं। बाकी तो इसका अ, वैसा सवाल तो कांग्रेस पार्टी की तरफ से ही आएगा या वो देने की कोशिश करते नहीं, मैं होंगे। आपको सिर्फ एक एज ए पत्र ऑब्जर्वर, एज ए जी रिसर्चर जी, आपसे मैं एक पूछ रहा हूं, जो ऑब्जर्वर आपने या एक रिसर्च इस किताब पत्रकार में के, डाली हुई है। हाँ, एक पत्रकार के नजरिए से कई जगह पर इसका जिक्र है, इसकी भूमिका में थोड़ा सा इसका जिक्र है कि दो बातें समझनी जरूरी है। अगर एक पार्टी लगातार चुनाव हार रही है तो इसका मतलब ये नहीं है कि उसकी लोकतंत्र में कोई भूमिका नहीं। हम राहुल गांधी को इस किताब के कवर पेज पर इसलिए हैं और इसलिए मैं इतना महत्व देता हूं क्योंकि लोकतंत्र में विपक्ष का होना बहुत जरूरी है। आप देखें कि भले कांग्रेस पार्टी चुनाव हार रही है, सत्ता से बाहर है, लेकिन 2014 से लेकर 24 तक राहुल गांधी विपक्ष की भूमिका में एकदम खरे उतरते हैं। विपक्ष की भूमिका केवल चुनाव जीतना नहीं। मेरा विचार यहां दूसरे लोगों से थोड़ा अलग है। ऐसा मैं इसलिए कह रहा हूं क्योंकि जितने अब तक के जरूरी मामले आए हैं, राहुल गांधी के, उस पर आप उस पर उनकी राय पहले पढ़िए और उस पर उनकी टिप्पणी पढ़िए और चेतावनी पढ़िए। एक एक करके शुरू करते हैं। पहली बात शुरू करते हैं नोटबंदी। जब नोटबंदी की घोषणा हुई, राहुल गांधी ने कहा कि यह कदम देश की अर्थव्यवस्था को गर्त में ले जाने की। आप देखें कि नोटबंदी के परिणाम किस तरीके से हुए। बाद में सुप्रीम कोर्ट में भी किस तरीके से उसके बारे में सुनवाई हुई। और ठीक है, सरकार के हर फैसले पर सुप्रीम कोर्ट की भी लिमिटेशन, लेकिन हमने देखा कि जस्टिस नागरत्ना का क्या बयान उसके बारे में आया, जो बताता है कि नोटबंदी असंवैधानिक थी। फिर आगे बढ़िए, कोरोना। कोरोना देश और दुनिया में सबसे बड़ी विभीषिका थी। प्रधानमंत्री ट्रंप के साथ इतनी बड़ी एक तरीके की पॉलिटिकल गैदरिंग कर रहे थे, एक प्रकार की रैली कर रहे थे अहमदाबाद में। तब राहुल गांधी ने कहा था, और यह बिल्कुल सार्वजनिक रूप से मौजूद है उनका ट्वीट, कि कोरोना बढ़ने की तरफ है और हमें ऐसे आयोजनों से बचना चाहिए। उसके बाद राहुल गांधी लगातार आगाह कर रहे हैं कि सरकार को कड़े कदम उठाने चाहिए, लेकिन सरकार नहीं सुनती है क्योंकि वो विपक्ष की बात नहीं सुनती है। तीसरी बहुत जरूरी बात मणिपुर के बारे में, वो इस किताब में है। मणिपुर में हिंसा भड़कने के 1 साल पहले लोकसभा में राहुल गांधी का भाषण है, जिसमें उन्होंने कहा है कि मणिपुर के हालात बिगड़ रहे हैं, खराब हो रहे हैं। आप देखें, और विपक्ष क्या कर सकता है, विपक्ष का नेता क्या कर सकता है? तो विपक्ष का काम है कि वो देश की स्थितियों पर, परिस्थितियों पर नजर रखे, जनता के साथ उसका रिश्ता हो,
और वो बताता रहे, चेताता रहे सरकार को, चेतावनी देता रहे कि ये आप गलत दिशा में आगे बढ़ रहे हैं। नौकरियों पर देखिए, पेपर लीक पर देखिए, उत्तर प्रदेश में कभी पेपर लीक की बात सरकार नहीं मानती अगर वहां अखिलेश और राहुल गांधी संयुक्त रूप से उसका विरोध नहीं करते। पेपर लीक का, पेपर लीक देश के युवाओं से जुड़ा हुआ बड़ा मामला है। सरकारी भर्ती, सरकारी नौकरियों को 10 साल में सरकार ने लगभग खत्म कर दिया है। तीनों के घोषणा पत्र में, यानी तेजस्वी यादव, अखिलेश यादव और राहुल गांधी, इन तीनों के घोषणा पत्र को अगर आप देखें, सब में नौकरियों की बात। तो ये एक बात है विपक्ष के काम करने पर। दूसरी बात, कांग्रेस के चुनाव हारने पर। चुनाव हारने का मतलब बिल्कुल ये नहीं मानना चाहिए कि कोई पार्टी जो है वो एकदम से गलत हो गई है। चुनाव जीतना देश में बहुत सारी परिस्थितियों पर निर्भर करता है। इस सरकार की बीजेपी के लिहाज से एक रणनीतिक कामयाबी है। बीजेपी के लिहाज से मैं कह रहा हूं, मैं लोकतंत्र के और संविधान के लिहाज से नहीं कह रहा हूं, कि वो किस तरह से पूरी मशीनरी का उपयोग कर रहे हैं। तो केवल अंतिम नतीजों को मत देखिए, आप देखिए महाराष्ट्र में बीजेपी सत्ता से बाहर थी, कैसे उन्होंने सत्ता हासिल की। आप देखें मध्य प्रदेश में 2018 में कांग्रेस सत्ता में थी, कैसे उन्होंने सत्ता हासिल की। इसी तरीके से कर्नाटक में कैसे बीजेपी ने सत्ता हासिल की। तीनों राज्य बड़े राज्य हैं। अगर इन तीनों राज्यों में 5 साल तक सरकार चल जाती, का अपना काम कर पाती, तो अब इसको लोकसभा सीटों में बदलिए, मध्य प्रदेश में की सीटें, कर्नाटक की सीटें और आपके महाराष्ट्र की सीटें, तीनों 100 से ज्यादा लोकसभा सीटें होती हैं, तो शायद कुछ परिणाम और होते। लेकिन कैसे आप देखें कि संवैधानिक संस्थाओं को तोड़ने का काम, चुनाव आयोग की क्या भूमिका है, आप मुझे बताइए। चुनाव से पहले चुनाव आयोग राहुल गांधी को एडवाइजरी जारी करता है। यह एक अपने आप में ऐतिहासिक बात है। क्या अटल बिहारी वाजपेयी को कभी किसी चुनाव आयोग ने इस तरह की एडवाइजरी जारी की थी? हम जानते हैं कि अटल बिहारी वाजपेयी के भाषण कैसे होते थे और सरकार पर कितने तीक्ष्ण हमले करते थे, लेकिन अटल बिहारी वाजपेयी को कभी भाषण करने से नहीं रोका गया। उनकी सदस्यता पर कभी तलवार नहीं मंडराई, या एक चुनी हुई सरकार ने उनकी सदस्यता हड़पने की कोशिश नहीं की। तो मेरा कहना है कि विपक्ष लोकतंत्र और संविधान के लिए लगातार लड़ रहा है। ये लड़ाई लंबी है जी। जयशंकर जी, मेरा जूम दिखा रहा है आखिरी 30 से 40 सेकंड बचे हैं। मैं आपका अच्छा बहुत जी। शुक्रिया कर रहा हूं, और मैं हमें यहाँ पे ये एंड करना पड़ेगा, आपका ये डिस्कशन। मैं आपकी किताब एक बार फिर से अपने हाथ में लेके दर्शक, सो दैट ये दर्शकों तक बहुत ज्यादा पहुंचे, और मैं चाहता हूं कि स्पेशली जो हिंदी हार्ड बेल्ट है उसमें ये बहुत पढ़ी जाए, सो दैट लोगों को समझ आए कि क्या चीज है, कि विपक्ष के साथ क्या हो रहा है और विपक्ष वापस क्या कर रहा है। शुक्रिया दयाशंकर जी मेरे साथ बात करने के लिए। शुक्रिया, नमस्कार। Please subscribe to our channel Reportage and press the bell icon to remain updated.